नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार। एक आपका एक बार फिर से स्वागत है विजन मैगजीन के डिस्कशन में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमारे टॉपिक थे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, उनमें हमने जो मॉडल टेनेंसी एक्ट था उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे जो सिविल सर्विस होती हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर के जो कुछ मानक है उनमें चेंज करने की बात की जा रही है। तो उसके बारे में एक टॉपिक है और जितने भी टॉपिक कवर होंगे उनको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है वो ये है, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की है, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड बनाए हैं। किसके लिए? जहाँ सिविल सर्विस जो सर्वेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है उनके लिए। क्या बताया गया है? नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किसके अंतर्गत काम करता है। नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्षमता निर्माण आयोग के मुख्यालय में विकसित किया गया है। क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के मुख्यालय के अंतर्गत इसे बनाया गया। और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता है, क्षमता निर्माण आयोग क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका गठन 2021 में भारत के गैजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया था। यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, क्षमता निर्माण आयोग है, इसका गठन कब किया गया था? 2021 में किया गया था। एक सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक राजपत्रित यानी गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाला था, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सहयोग और आपसी साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए विश्वसनीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना है। और इस आयोग क्यों बनाया गया? ये आयोग क्योंकि इसके द्वारा सहयोग और साझेदारी करके विश्वसनीय और एकीकृत दृष्टिकोण बनाना सभी ट्रेनिंग सेंटरों में, यानी कि जो क्षमता है उनकी कैपेसिटी है निर्माण करने की आयोग की, उनमें एक बैलेंस बना के रखना है, एक सहयोग और साझेदारी अच्छे से बनाकर रखनी है। इसे पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्ता के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि इसे एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पूरी तरह दी गई है, यानी कि अच्छे से काम कर सके ये कमीशन। और इसमें 3 सदस्य होते हैं। इसकी सहायता एक आंतरिक सचिवालय करता है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में इसकी स्थापना एक नोटिफिकेशन के द्वारा की गई थी। और इस सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग सचिव के रूप में नामित किया जाता है। और इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्यों के बारे में बताया गया है। इसका जो कार्य बताया गया, विभागों, मंत्रालय और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाना, यानी कि जो डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री होती हैं और एजेंसी होती हैं, उनकी जो एनुअल कैपेसिटी है, यानी कि पूरे साल में उन्होंने क्षमताएँ कैसे निकल के आई है, उसका अच्छे से देख रेख करना है। इसका ये काम बताया गया। दूसरा काम क्या है? सिविल सेवाओं की स्थिति नामक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। सिविल सर्वेंट कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सेवाओं की स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है ये। और इस मिशन के लिए नॉलेज पार्टनर्स को मंजूरी देना, और कैसे इस मिशन में अच्छे पार्टनर्स को मिलाया जाए जो इसमें इनोवेशन कर सकें और अच्छे से काम कर सकें, उसकी भी ये मंजूरी देता है। क्षमता निर्माण पहल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण साइलो रहित दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि सामंजस्यपूर्ण एक दृष्टिकोण स्थापित करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। अब यहाँ पे बताया गया नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा था क्षमता निर्माण आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। फिर हमने देखा था क्षमता निर्माण आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना की है और इसके उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ राष्ट्रीय मानकों के लिए अप्रोच पेपर और वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया है, यानी कि एक अप्रोच पेपर होगा और एक वेब पोर्टल का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे बताया गया भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक बनाने हेतु एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया है। यानी कि भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग के लिए एक अनोखा मॉडल रूप तैयार करने की कोशिश की है, और भारत विश्व का ऐसा पहला देश बना है। भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यायन पहले से ही मौजूद हैं।
यानी कि जो हायर एजुकेशन है या हेल्थ हेल्थ की जो फैसिलिटी है, एनवायरनमेंट की जो फैसिलिटी है, उन क्षेत्रों में मानक और उनका असेसमेंट कैसे करना है उसके लिए पहले से ही आयोग हैं, पहले से ही कमीशंस हैं, पहले से ही एजेंसियाँ हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौती से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम करेंगे। यानी ये क्या मानक मानक क्या करेंगे, जो नए मानक तैयार किए जा रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं उनको जो नई नई चुनौती आ रही हैं, जैसे साइबर क्राइम आ रहा है, या जैसे फेसबुक पर फेक न्यूज़ या जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, साइबर बुलिंग है, इतने भी जितने नए नए मैटर आ रहे हैं उनसे लड़ने में सिविल सेवकों की क्या करेंगे, मदद करेंगे। यानी कि उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी जो भविष्य में, यानी भविष्य उन्मुखी जो चुनौतियाँ हैं, भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ, उनको ध्यान में रखकर उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाएगी। ये उसमें कारगर होंगे जो नए मानक होंगे। यानी पुराने डर्रों पर चल के नई परेशानियों के हिसाब से सिविल सर्वेंट्स को क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और उसके उद्देश्य क्या बताए गए हैं, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण के लिए मानकों में सामंजस्य बिठाने के लिए एक आधार तैयार करेगा। यानी कि उनकी वर्तमान क्षमता को बढ़ाने, उनकी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें अच्छे से चेंज करने के लिए और उनके मानकों को अच्छे से तैयार करने के लिए एक आधार तैयार करेगा। यह प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की आकांक्षाओं को भी निर्धारित करेगा। यानी कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्या लेकर आएगा, ये एक्सीलेंसी लेकर आएगा, ये बताया गया यहाँ पे। और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े समसामयिक मुद्दे यानी कि जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि उनसे जुड़ी हुई चिंता क्या है, वर्तमान समय क्या क्या चिंता देखी जा रही है। इस वजह से ये हमें यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नए मानक लेके आने पड़े। और यहाँ पे मानव केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का महत्व क्या है, मानक यानी कि जो स्टैंडर्ड लाए जा रहे हैं उनका महत्व क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये बताए गए हैं। जैसे नए ज़माने की बदलती ज़रूरतों के लिए सिविल सेवकों के तरीक़ों और दृष्टिकोण को बदलने में सहायता करेंगे ये। यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके समय ज़रूरत भी क्या होती जा रही है सिविल सर्वेंट की, यानी जिम्मेदारी भी क्या होती है, यानी बढ़ती जा रही है, समय के साथ चुनौतियाँ भी क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो वहाँ पे नए तरीके से नए स्ट्रक्चर के साथ उनको ट्रेन करना ज़रूरी है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा, लगातार क्षमता निर्माण और प्रतिभा पूल को अपडेट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने की में सहायक रहेगा ये। यानी लगातार जैसे मोबाइल में अपडेशन नहीं होता है, बार बार जैसे कोई नया फीचर आता है तो मोबाइल्स क्या हो जाते हैं, अपने आप अपडेट हो जाते हैं, नए नए फीचर जुड़ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि जो सिविल सर्वेंट हैं, जो हमारे आने वाले अधिकारी हैं, वो क्या होंगे, समय के साथ उन्हें परिवर्तन हो, ऐसी चीज़ों को उनको ट्रेंड में स्किल करने की कोशिश की जाएगी। और दक्षता में सुधार करने में सहायक, यानी कि जो एफिशिएंसी है उनकी एफिशिएंसी में इससे क्या होगा, सुधार होगा। क्योंकि जब नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चुनौतियों से लड़ने के बारे में सीखेंगे तो उनकी एफिशिएंसी अपने आप ही सुधर जाएगी। अब मुद्दे क्या हैं, यानी कि जो चिंताएँ देखने को क्या मिलती हैं, उच्चतर सिविल सेवा जैसे अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विस होती है एवं केंद्र और राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवाओं में प्रवेश के समय और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया जाता है। इस संबंध में मध्य और निचले स्तर पर के कर्मियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है। यानी कि जो हायर लेवल फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब होती है उनमें प्रवेश और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो उनसे लोअर लेवल की जॉब होती हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें क्या कर दी जाती है, अनदेखी कर दी जाती है। इस प्रकार अधिकांश सिविल सेवकों 80 से 90% को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। यानी जो लोअर लेवल के सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे उत्कृष्टता के 8 स्तंभ बताए हैं, यानी कि 8 पिलर बताए हैं। एक्सीलेंस कैसे लेकर आएगा, वो 8 पिलर कौन कौन से हैं। पहला पिलर यहाँ पे बताया गया है, प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। यानी ट्रेनिंग के क्या करना चाहिए, उसका एस्टिमेट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए और संकाय का विकास करना चाहिए। संसाधन लक्ष्य होने चाहिए, डिजिटलीकरण होना चाहिए, प्रशिक्षु सहायता होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, प्रशिक्षण मूल्यांकन होना चाहिए, संचालन और शासन होना चाहिए। और दूसरी समस्या क्या बताई जा रही है यहाँ पे, समन्वय का अभाव। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे डेफिशिएंसी देखी जा रही है, यानी कि उनका अभाव देखा जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय वस्तु हमेशा प्रशिक्षुओं के लिए प्रासंगिक और सार्थक नहीं होती है। यानी कि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कैसी दी जाती है, पुरानी और पुराने समय की दी जाती है, जिससे वो उनके लिए सहायक नहीं हो पाती है। और प्रशिक्षण संबंधी विषय वस्तु और प्रशिक्षुओं की वास्तविक नियुक्ति के बीच कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और जो वास्तविक जीवन में समस्या आ रही है आज के समय, उसका उस ट्रेनिंग से कोई भी महत्व तो नहीं है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर प्रशिक्षण की पद्धति, यानी कि जो पद्धति है, जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है ट्रेन करने का, वो भी क्या है, पारंपरिक लेक्चर पद्धति का पालन करते हैं। यानी कि जो पहले से ही लेक्चर चलते थे ऐसे ही लेक्चर देने की कोशिश की जाती है, जिससे क्या होता है वो आज के समय में इतने रिलेवेंट नहीं है, इतने प्रासंगिक नहीं है। तो उसका भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी एक चिंता का विषय है। फिर खराब मूल्यांकन, प्रशिक्षण प्रणाली का शिक्षा और अनुसंधान से कोई जुड़ाव नहीं है। यानी कि प्रशिक्षण के समय उनको शिक्षा, एजुकेशन और जो रिसर्च होती है उससे कोई जुड़ाव नहीं होता, जिस वजह से उनका मूल्यांकन कैसा हो जाता है, खराब। यानी कि जो एस्टिमेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, इतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है, 4E पर ध्यान केंद्रित करना। 4E का क्या मतलब है यहाँ पे, एम्पावर्ड लर्निंग, यानी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एम्पावर करने वाली, और इफेक्टिव लर्निंग, और एक्सप्लेनेटरी लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। यानी कि एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लेनेटरी लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि जो 4E हैं उन पर ध्यान देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और नॉन परफॉर्मर्स को हटाना, कार्य न करने वाले सिविल सेवकों को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए तथा उन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। इससे सिविल सेवकों में आत्मसंतुष्टि पर अंकुश लगाने, प्रतिस्पर्धी भावनाओं को बढ़ावा देने और कुशल व परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं सिविल सर्वेंट, उनको हटाने में मदद मिलेगी। मध्य कैरियर प्रशिक्षण, यानी कि जब कैरियर चल रहा है उसके बीच में भी यहाँ पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाएगी। और निगरानी, और ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे उन पर निगरानी भी रखी जा सकती है। और यहाँ पे ये बताया गया जो सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस के जो काम काज है उसके सुधार के लिए सरकार के द्वारा कुछ पहले भी की गई हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी चला गया है। मिशन कर्मयोगी में क्या है, यह एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण है, यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी रैंक को ध्यान में रखे बिना उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य न्यू इंडिया के विजन के अनुसार एक उचित दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। आरंभ, इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉमन फाउंडेशन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, इसे 1996 में बनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तरदायी, एक पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविक सेवक तैयार करना। यानी कि जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति लाई गई थी 1996 में और 2012 में, उसका जो क्या किया गया था, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया था। उसके उद्देश्य क्या थे, नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तरदायी, एक पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवक तैयार करना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि सिविल सेवकों के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो जिससे वे अपने निर्धारित कार्यों को करने में सक्षम हो। यानी कि वहाँ पर कहा गया था कि उनके पास वर्तमान समय में जो चुनौतियाँ आ रही हैं, वर्तमान समय में जो बाधा आ रही है, उनसे निपटने के लिए उनके पास नॉलेज होनी चाहिए और सब कुछ स्किल उनके पास होना चाहिए। और लेटरल एंट्री की बात कही गई है। इसके तहत केवल पदोन्नति के माध्यम से नियमित सिविल सेवकों की नियुक्ति करने की बजाय प्रशासनिक पदानुक्रम के मध्य या वरिष्ठ स्तर पर संबंधित कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। यानी कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा उसे बिना एग्जाम के द्वारा भी एंट्री कराई जा सकती है। इसे कहते हैं लेटरल एंट्री। यानी कि जैसे कोई इंजीनियरिंग सेक्टर का है या कोई इकोनॉमिकल सेक्टर का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है हम उसे यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कराएं, हम उसे वैसे ही वहाँ पर एंट्री दे सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री कहा जाता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये दिया हुआ है, प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण विधेयक, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल्स। यानी जो पंजीकरण के लिए विधेयक होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सुर्खियों में न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, सरकार ने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ
बुक एक्ट 1867 में संशोधन के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यानी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 का कानून था, उसमें संशोधन करने की बात कही है सरकार ने, इसलिए ये कानून जो प्रेस और पत्रकार का पंजीकरण विधेयक है वो न्यूज़ में बना हुआ है। और उससे संबंधित देखते हैं जो 1867 का कानून की यहाँ पे बात की जा रही है वो क्या है। तो 1867 के इस अधिनियम ने प्रेस को नियंत्रित करने, पुस्तकों के प्रकाशन को विनियमित करने तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आपातकालीन अंकुश लगाने में सरकार की मदद की थी। यानी कि जो 1867 का जो कानून है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, उसमें क्या हुआ था, उसमें प्रेस को कंट्रोल करने की बात कही गई थी, पुस्तकों के प्रकाशन को रेगुलेट करने की बात कही गई थी, तथा जो राइट टू स्पीच यानी कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो उसको भी कंट्रोल करने की उसमें बात कही गई थी। 1867 का जो कानून था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक समाचार पत्र के मुद्रक को समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की 2 प्रतियां सरकार को निःशुल्क तथा प्रत्येक अंक की 1 प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को देनी होती थी। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, जो समाचार पत्र छपकर आते हैं, समाचार पत्र के प्रत्येक अंक की 2 प्रति किसके पास भेजनी होती है, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है या दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान है, कोई भी समाचार आ रहा है तो इनको सबसे पहले अपनी 2 प्रति छपती है हर दिन की, वो कहाँ भेजनी होती है, सरकार के पास भेजनी होती है निःशुल्क। और प्रत्येक अंक की 1 प्रति कहाँ देनी होती है, प्रेस रजिस्ट्रार को देनी होती थी। इसमें ये प्रावधान था इस कानून में। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को भारतीय समाचार पत्रों के लिए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और यही अधिनियम केंद्र सरकार को क्या देता था, इंडियन जो प्रेस था, इंडियन जो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, उनके लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति देता था। कौन सा कानून, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 वाला। प्रिंट की गई प्रत्येक पुस्तक या समाचार पत्र पर मुद्रक का नाम और मुद्रण का स्थान, प्रकाशक का नाम और प्रकाशन का स्थान स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। और क्या प्रावधान है इसमें, यानी प्रत्येक पुस्तक जो प्रिंट की गई है, प्रत्येक समाचार पत्र या पर जो जिसने प्रिंट किया है, मुद्रक का नाम और कहाँ पे प्रिंट हुई है उसका स्थान, और प्रकाशक का नाम और प्रकाशन का स्थान, यानी कहाँ से प्रकाशित की गई है, किसने प्रकाशित करवाई है, कहाँ पे प्रिंट हुई है और किस नाम से किसने प्रिंट की है, उन सब चीज़ों के नाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यही बताया गया है कि प्रेस के विनियमन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जो प्रेस है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता क्यों बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया कारण वो ये है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया से संबंधित विनियमन में एक रूपता लाने हेतु, यानी कि जो प्रिंट और डिजिटल मीडिया है से संबंधित विनियमन में एक रूपता लाने हेतु, यानी कि जो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया उनमें दोनों में रेगुलेशन कैसा हो, अच्छे से रेगुलेशन हो पाए, यानी कि उनमें एक जैसा रेगुलेशन हो पाए। यानी ये ना हो कि डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा कंट्रोल हो गया, प्रिंट मीडिया पर कम कंट्रोल रह गया, इस वजह से। दूसरा, फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ऐसा क्यों करती है, रेगुलेशन क्यों रखती है, क्योंकि इससे सरकार को पता चल सके कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं फैलाई जा रही है, कोई गलत अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है, तो उससे भी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि सरकार जांच करेगी, जब रोज़ अखबार पहुंचेंगे तो वहाँ पे उल्लंघन के लिए मीडिया आउटलेट्स को जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए, यानी जब उनसे जवाब मांगा जाएगा कि रोज़ रोज़ उनको वहाँ पे पेश करने के लिए कहा जाएगा तो वो कैसे होंगे, जवाबदेह होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे अपने समाचार पत्र को लेकर। न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के पंजीकरण और अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, यानी न्यूज़ मीडिया आउटलेट के पंजीकरण और अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ये सब किया जाता है। फिर जो अधिनियम है 1867 वाला, उसका इतिहास के बारे में बताया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर इतिहास क्या रहा है भारत में। तो भारत में प्रेस पर नियंत्रण की शुरुआत सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, यानी कि सबसे पहला जो कानून था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लाया गया था। किसके समय लाया गया था, लॉर्ड वेलेजली के समय लाया गया था। और क्यों उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस समय भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण, जो नेपोलियन का खतरा था, वो बढ़ रहा था। इस वजह से प्रेस पर कंट्रोल करने की बात यहाँ पे की गई थी। फिर दूसरा, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इसे वापस ले लिया था, यानी 1799 जो कानून लेकर आया गया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, उसे 1818 में हेस्टिंग ने वापस ले लिया था। फिर गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग रेगुलेशन अध्यादेश 1823 को अधिनियमित किया गया, यानी कि 1823 में क्या लाया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823, किसके द्वारा, लॉर्ड जॉन एडम्स के द्वारा। और गवर्नर जनरल मेटकॉफ ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया। इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है इतिहास में, किसको,
गवर्नर जनरल मेटकॉफ को, और उसने इस अध्यादेश को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और इसकी जगह प्रेस अधिनियम 1835 को लागू किया गया। फिर हमें बताया गया है 1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम के तहत समाचार पत्रों, मुद्रित सामग्री और सभी प्रकार की पुस्तकों को कानून के दायरे के अधीन ला दिया गया। यानी 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया, उसके अंतर्गत सभी समाचार पत्रों, मुद्रित सामग्री और सभी प्रकार की पुस्तकों को कानून के दायरे के अधीन ला दिया गया। वर्तमान में प्रचलित प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का उद्देश्य प्रेस की भूमिका, गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। गौरतलब है कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1857 के विद्रोह के पीछे प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए उन्होंने 1867 में एक कानून बनाया था। अब जो ड्राफ्ट में विधेयक है, जो बिल लाया गया है, उसमें क्या क्या विशेषताएं, यानी कि वो क्या चेंज करता है, क्या क्या बता रहा है, और इस प्रोविज़न में क्या क्या चेंज होंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे उसका उद्देश्य क्या है, जो नया बिल लेकर आया गया है, इसका उद्देश्य डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाना और पिछले कानून के औपनिवेशिक चरित्र को समाप्त करना। यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल मीडिया को लाना और उन पर जो कंट्रोल है औपनिवेशिक मान सकता है, कॉलोनियल पीरियड के जो कानून हैं उनको क्या कर देना, समाप्त करना भी यहाँ पे एक उद्देश्य बताया गया है। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रावधान है यहाँ पे, विधेयक के पारित होने के बाद डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन को 90 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्टर जनरल के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। यानी कि 90 दिनों के भीतर जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन है उनको 90 दिनों के अंदर प्रेस रजिस्टर जनरल के यहाँ अपने आप को क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर क्या और क्या प्रावधान है, सरकारी संस्था को प्रदान की गई शक्तियाँ, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी संस्था के पास डिजिटल प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी। यानी कि कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकारी संस्था के पास डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी। इसके लिए पंजीकरण को निलंबित या रद्द किया जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरलीकरण क्या किया गया है, यह ई पेपर के पंजीकरण की सरल प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यानी कि जो ई पेपर होते हैं, जैसे कि जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं, इसका उद्देश्य पुस्तकों और संबंधित मामलों के पंजीकरण से संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधानों को हटाना भी है। यानी कि जो मौजूदा प्रावधान थे उनको भी कुछ कम करना है, यानी कुछ रिलैक्सेशन देना है। नियम बनाने हेतु प्राधिकरण और शक्ति, यह विधेयक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उपयुक्त नियम विनियमन बनाने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, समाचार पत्रों की मान्यता तथा समाचार पत्रों के लिए ऐसी अन्य सुविधाओं हेतु मानदंड शर्तों का विनियमन करना है। अपीलीय बोर्ड, इस अधिनियम के तहत प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड नामक एक अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। यानी कि अपील करने का एक बोर्ड भी बनाया जाएगा। इसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष तथा परिषद के सदस्यों में से परिषद द्वारा नामित किसी एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद बोर्ड निर्णय ले सकता है और बाध्यकारी और अंतिम होगा। जो बोर्ड बनाया गया उस जब वो सब कंडीशंस को इवैल्यूएट करेगा, सब हर परिस्थिति को देखेगा और उसके बाद वो निर्णय लेगा, वो कैसा होगा, बाध्यकारी और अंतिम होगा। और यहाँ पे कुछ मुद्दे बताए जा रहे हैं, उससे जुड़े हुए कुछ चिंता के विषय क्या बताया जा रहा है इस कानून से। इसके प्रावधान में यह घोषणा की गई है कि न्यूज़ से संबंधित डिजिटल मीडिया के पंजीकरण के नियमों को निर्धारित किया जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि विधेयक में इन नियमों का लेकर अनिश्चितता और अस्पष्टता बनी हुई है। यानी न्यूज़ से संबंधित डिजिटल मीडिया है, वहाँ पर कोई परिभाषा नहीं दी गई है किसको माना जाएगा, यानी कि उन पर रेगुलेशन कस सकती है सरकार, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और यह गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यानी UAPA है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को प्रकाशन करने से प्रतिबंधित करता है। फिर तीसरा चिंता क्या जताई जा रही है, प्रेस जर्नल की नियुक्ति में संस्थागत स्वायत्तता का अभाव दिखता है। यानी प्रेस जर्नल की नियुक्ति है उसमें ऑटोनॉमी नहीं दिखती है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल दिखाई देता है। इसके तहत सरकारों को समाज प्रकाशित करने वाले सभी डिजिटल माध्यमों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी इसके तहत समाचार को प्रकाशित करने वाले सभी डिजिटल माध्यमों के पंजीकरण को क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया। यानी सबको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह अनिवार्यता सूचनाओं को लोकतांत्रिक बनाने की इंटरनेट की क्षमता को कमज़ोर करती हैं। तो ये यहाँ पे चिंता के विषय बताए गए हैं। फिर निष्कर्ष क्या है यहाँ पे, प्रेस की स्वतंत्रता तथा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए। साथ ही कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, नफरत फैलाने वाले हेट स्पीच आदि ऐसे मुद्दों में लोगों के सामूहिक हित
हितों की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन टॉपिकों से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर या मतलब डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और जो लास्ट वीडियो जो हैं विजन के जुलाई मंथ के जो टॉपिक हैं उनके लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। जय हिंद।